हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब से शुरुआत हम कर रहे हैं कक्षा 11 के मैथमेटिक्स की पहले चैप्टर समुच्चय से शुरुआत करने वाले हैं। और ठीक है, चलिए देखते हैं समुच्चय क्या है। देखिए, सबसे पहली बात जो यहाँ पे लिखा है, गणितज्ञ, जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर, ये जो है समुच्चय के विकास में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, इसलिए इन्हें समुच्चय सिद्धांत का पिता कहा जाता है। बढ़िया बात। परिभाषा को देखते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक उदाहरण देखता है, उसमें जिसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के संग्रह होता है, तो संग्रह जो मिलता है वही समुच्चय है। जैसा क्रिकेट टीम, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति, ताश के पत्तों की गड्डी, डिनर सेट, ये सभी जो विभिन्न प्रकार के संग्रह मिल रहे हैं यही होते हैं समुच्चय। लेकिन की जो विशेष परिभाषा वो आ जाती है, वो ये होती है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय यानी कि सेट कहते हैं। ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, यानी जिसका विशेष महत्व होता हो, विशेष गुण रखता हो और सभी उसके प्रति समान विचार रखें। जैसे 15 से कम समप्राकृतिक संख्याएं, अर्थात ये जो दिखाई दे रही हैं यही हैं 15 से कम समप्राकृतिक संख्याएं। अब मैं कहूँगा तो मैं भी 2 4 6 8 10 12 14 को कहूँगा, और आप जब कहेंगे तो आप भी इसी चीज़ को कहेंगे। तो ये है समुच्चय। और कौन सा समुच्चय नहीं होते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक समुच्चय की एक और परिभाषा देखने को मिलती है कि वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है समुच्चय कहलाता है। तो ये थी मुख्य बातें। अब कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। समुच्चय के कुछ अन्य उदाहरण, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बाकी सारी चीज़ें हैं। कौन सा समुच्चय है? संख्याओं के महत्वपूर्ण समुच्चय, किन संख्याओं के समुच्चय को क्या कहा जाता है? जैसे धन पूर्णांकों को z प्लस आई प्लस या फिर n से रिप्रेजेंट किया जाता है, पूर्ण संख्याओं को w से, ऋण संख्याओं को i माइनस z माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, पूर्णांकों को i या z से, परिमेय संख्याओं को q से या फिर x से, जो भी रखे। ये आपको याद नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि किससे किसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर पूर्णांकों को i से, पूर्ण संख्याओं को w से। इन तीन चीज़ों को तो आप याद कर ही लें, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है, इन तीन उदाहरणों के माध्यम से बताएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, अगर इसे मुझे लिखना होगा तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए 1 से शुरू करेंगे और 99 तक संख्याओं को लिखेंगे। और आपको भी लिखना होगा तब पर भी आप वही सेम चीज़ लिखेंगे, तो इसे कहेंगे कि ये समुच्चय है। और भारत के सुविख्यात लेखकों का संग्रह, सुविख्यात जो शब्द आता है, जो एक विशेषण शब्द है, ठीक है, सुविख्यात, बुद्धिमान, इन शब्दों का प्रयोग जहाँ पे भी हो वहाँ पे समुच्चय नहीं हो सकता। कारण ये है कि मैं कुछ लोगों को मानता हूँ कि वो लोग विख्यात हैं, आप किसी और को मानते हैं कि वो विख्यात है। या फिर अपनी कक्षा के ही बात कर ले, यहाँ पे बुद्धिमान छात्रों की बात की जाए, आपको लगता है कि आप बुद्धिमान हैं, आपके दोस्त को लगता है कि वो बुद्धिमान है, और आपके दुश्मन को लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सभी लोगों का मत अलग अलग हो, तो ऐसे जो भी संग्रह होते हैं वो सेट या समुच्चय नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे लास्ट वाला देख सकते हैं कि समुच्चय नहीं है। गुण, बुद्धिमान सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, गुण जो बुद्धिमान दिया गया है वो सुपरिभाषित नहीं है, आप ऐसा लिख देंगे। बाकी अर्थात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इतना लिख देंगे, पर्याप्त है। यहाँ पे आगे लिखा गया है कि मतलब अर्थात कोई छात्र कुछ व्यक्तियों के लिए बुद्धिमान हो सकता है और कुछ के लिए नहीं, इसलिए बुद्धिमान छात्रों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। तो जो भी आपको हमने बताया वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट यानी कि अवयव की। अवयव मतलब संग्रह में उपस्थित वस्तुओं या फिर व्यक्तियों को उनका अवयव कहा जाता है।
जैसे क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी क्रिकेट टीम का अवयव है, एक किताब का एक पृष्ठ यानी कि पेज उस किताब का अवयव है। अब इस अवयव को दिखाया किससे जाता है? इस वाले चिन्ह से, इसको एप्सिलॉन कहा जाता है। ठीक है, बाकी आपको एप्सिलॉन नहीं पढ़ना है, आपको बिलोंग्स टू पढ़ना है इसको। ठीक है, जैसे कोई समुच्चय हो जाए, जैसे n जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, अब उसमें एक जो है प्राकृतिक संख्या है, तो एक बिलोंग टू n और दो बिलोंग टू n। अब जैसे प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि 0 डज नॉट बिलोंग टू n और 1/2 डज नॉट बिलोंग टू n। जो अवयव है उसके लिए बिलोंग टू, जो अवयव नहीं है डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि अवयव नहीं है भरा जाएगा। उदाहरण के हिसाब से देख लेते हैं कि यहाँ पे एक सेट समुच्चय दिया गया है, a बराबर 2, 3, 4, 5, 6। समुच्चय में जिन लोगों को भी लिखा जाता है, जो भी उनके अवयव होते हैं, उनको मझले कोष्ठक के अंदर बंद करके कॉमा लगा करके लिखा जाता है हर एक पद को। एक विशेष बात होती है समुच्चय की, इसमें कोई भी अवयव दोहराया नहीं जाता है, और अगर उसे दोहराया गया है तो आप उसे एक ही बार मानिए। किसी भी अवयव को कई बार लिखा जाए अगर किसी समुच्चय में, तो उसे एक ही बार गिना जाता है, वहाँ पे एक ही बार लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम आगे के हिस्सों में देखते चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे कि 5 इसका अवयव है कि नहीं, ये है तो आपको ये बिलोंग टू भरना होगा। 7 इसका अवयव नहीं है, ये दूसरा वाला हिस्सा डज नॉट बिलोंग टू भरना होगा। बाकी आप स्वयं भरें। हम आगे बढ़ते हैं। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण 2 रूपों में होता है। एक होता है रोस्टर विधि, जो कि आपको दिखाई दे रही है, रोस्टर सारणी सूची विधि, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल रोस्टर विधि में हम बात कर लेते हैं क्या होता है। अभी तक आपने अवयव को समुच्चय को जिस रूप में लिखते हुए यहाँ पे देखा, इसी विधि को रोस्टर विधि कहते हैं। यहाँ पे अवयवों को कॉमा लगा करके और मझले ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा जाता है, और जो हमने बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है। अब कहा जा रहा है कि एक उदाहरण देखते हैं कि सभी अभाज्य संख्याओं को समुच्चय, इसको रोस्टर विधि में लिखना है। तो आप जानते होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और आगे ख़त्म नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएँ। तो इनके समुच्चय को यहाँ पे मझला कोष्ठक बनाया, और इसमें अंकों को जो भी उसके अवयव हैं कॉमा लगा के लिखते गए, और पीछे 3 डॉट का मतलब होता है कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, भी आगे बढ़ता जाएगा इसी प्रकार से। सभी अभाज्य संख्याओं को तो हम लिख भी नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे 3 डॉट लगा के मझला कोष्ठक बंद करके लिख दिया गया। और यहाँ पे इसको रोस्टर विधि में लिखना है। हालांकि ये जिस विधि में अभी लिखा गया है, इससे समुच्चय निर्माण या गुण विधि कहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं बता दूं कि इसमें किसी भी समुच्चय के अवयव के विशेष गुणों को लिख दिया जाता है, और उसके अवयव उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है a बराबर x सच दैट x, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। x सच दैट x एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब पूर्णांक, तथा -1 से बड़ा या बराबर तथा x से तथा 9 से छोटा है। ठीक है, तो -1 से बड़ा या बराबर और 9 से छोटा, ऐसे अवयव को देखा जाए तो -1 के बराबर या बड़ा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लेके गए। यही वो लोग हैं जो 9 से छोटे और -1 के बराबर या फिर उससे बड़े हैं, तो उनको कॉमा लगा के लिख दिया गया है। तो ये रोस्टर विधि भी लिखा गया है। और अब बात कर लेते हैं समुच्चय निर्माण विधि यानी कि गुण विधि की। इसमें होता क्या है कि अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर बंद करके तो रखा जाता है, लेकिन यक्स सच दैट, यक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, यक्स उसके एक पद को या फिर एक अवयव को रिप्रेजेंट करता है कि उसका हर एक अवयव किस प्रकार का गुण रखता है। यक्स सच दैट माने यक्स ऐसा है कि, क्यों एक्स लिखा गया है, यानी यहाँ पे उसकी क्वालिटीज़ लिख दी जाएंगी। जैसे कि 5 या इससे छोटे सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 है।
5 या 5 से छोटा धन पूर्णांक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? समुच्चय के नाम ए बराबर, यहाँ से सारा खेला शुरू होता है। ये ए बराबर बी बराबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खेला यहाँ से शुरू होता है। कोष्टक लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स ऐसे लिखना होगा, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन, यानी कि जो भी इसके अवयव हैं वो सब के सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे धन पूर्णांकों की बात की रही तो वो सब क्या थी? आपके प्राकृतिक संख्याएं ही थी। तो यक्स सच दैट यक्स डबल बिंदी, यानी यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जो भी उसके अवयव है एक प्राकृतिक संख्या है, तथा यक्स का जो मान है वो 5 या 5 से छोटा है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यहाँ पे कह दिया तो मतलब सब 1 से शुरू हो गया और 5 बराबर या 5 से छोटा कह दिया, तो ये आपके हो जाएंगे, मतलब इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण विधि में। और इसमें 5वें उदाहरण में कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं समुच्चय निर्माण विधि के रूप में बदलने के लिए, पर इसे हम छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। अगला जो आ जाता है टॉपिक वो है समुच्चय। समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, किस किस प्रकार के समुच्चय आपको देखने को मिल जाते हैं। समुच्चय की संख्या बहुत ज़्यादा अलग अलग मतलब बहुत होती है, पर यहाँ पे कुछ समुच्चय दिए गए हैं जिनको आपको अच्छे से समझ लेना होगा। सबसे पहला है रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय, एम्प्टी, निल, या फिर जो भी लिखा है वो आप खुद पढ़ें। ऐसे समुच्चयों में क्या होता है कि अवयव की संख्या 0 होती है, यानी कि उसमें कोई अवयव होता ही नहीं है। उसको यहाँ पे खाली खाली डिब्बे से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, यानी मझले कोष्टक में खाली मतलब मझला कोष्टक बना दिया, उसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, या फिर फाई वाला चिन्ह के लिए बना देंगे, केवल इतना सा लिख देंगे फाई, उसके साथ ब्रैकेट नहीं बनाएंगे फिर। तो ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे एक समुच्चय दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स, यानी इसमें ऐसी संख्याएं भरी गई हैं जो खुद के बराबर नहीं हैं। तो ऐसी कोई संख्याएं होती ही नहीं हैं। तो जब कोई ऐसी संख्याएं होती ही नहीं हैं तो क्या है? वो क्या है? रिक्त समुच्चय हो गया। अच्छा, ये नहीं समझ में आया, दूसरा उदाहरण समझ लो। बी एक ऐसा सेट है जिसमें 2 से ना विभाजित होने वाली सम संख्याओं का समुच्चय बनाना है। तो सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, और 2 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं होती है, अगर उसको देखने जाएं तो एक भी संख्या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है? ये भी एक रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक प्रमेय देखने को मिल जाता है जो कि रिक्त समुच्चय से संबंधित होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रमेय है जो आपको समझना है। इसमें कहा गया है कि रिक्त समुच्चय जो फाई होता है एक अद्वितीय समुच्चय होता है। इसका मतलब जितने भी रिक्त समुच्चय होते हैं सबके सब अद्वितीय हैं, यानी उनके समान कोई और नहीं है। कोई और ना होने का मतलब कि कोई और होने की संभावना ही नहीं है। जितने भी रिक्त समुच्चय होते हैं वो सब के सब बराबर होते हैं। ये सेम चीज़ को हमको यहाँ पे दिखाना है। उपपत्ति यहाँ से शुरुआत करते हैं। माना फाई 1 तथा फाई 2 दो रिक्त समुच्चय हैं, दो अलग अलग रिक्त समुच्चय हैं। ठीक है, एक रिक्त समुच्चय कहीं और प्राप्त हुआ, दूसरा वाला कहीं और प्राप्त हुआ, और कहना है कि ये दोनों बराबर है। कारण क्या? अद्वितीय, मतलब चाहे जहाँ पे भी आपको रिक्त समुच्चय मिले वो सेम टू सेम है, एक ही चीज़ है, अद्वितीय है, यूनिक है, माने एक ही है। यही चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो माना फाई 1 तथा फाई 2 दो रिक्त समुच्चय हैं, तब फाई 1 और फाई 2 बराबर नहीं है, क्योंकि हमको दो अलग अलग रिक्त समुच्चय इनको मान लिए हैं तो दोनों बराबर नहीं है। इसलिए समुच्चय 1 तथा समुच्चय 2 समान समुच्चय नहीं है। ठीक, और चूँकि फाई 1 में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य है जो फाई 2 में नहीं है, तथा फाई 2 में कम से कम एक ऐसा अवयव है जो फाई 1 में नहीं है। परंतु दोनों ही कथन सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि फाई 1 तथा फाई 2 दोनों ही कथन रिक्त हैं, यानी कि उसमें कोई अवयव ही नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक में कोई ऐसा अवयव है जो 2 में नहीं है और 2 में कोई ऐसा अवयव है जो 1 में नहीं है। यह परिकल्पना गलत है कि फाई 1 और फाई 2 बराबर नहीं है, इसलिए फाई 1 और फाई 2 बराबर है। अतः रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय है, यानी सभी रिक्त समुच्चय सेम टू सेम फोटोकॉपी होते हैं, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है। आगे बात कर लेते हैं एकल समुच्चय की, जो दूसरे प्रकार मिल जाता है समुच्चयों के प्रकार में। तो वह समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही अवयव, केवल एक अवयव दिखाई दे, वो रिक्त एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर 5 देखने को मिल जाता है।
अब यहाँ पे देखेंगे x सच दैट x प्लस 3 इजकल टू 5 हो रहा है। अगर इसको हल करेंगे 3 को उधर भेजेंगे। देखो बच्चे, बात को समझना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि x यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, यानी x प्लस 3 बराबर 5 लिखा गया है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 उधर भेजेंगे तो 5 माइनस 3 बराबर क्या मिल रहा है, x बराबर 2 मिल रहा है। x बराबर केवल एक ही वैल्यू मिल रही है, वो है 2। इसके अलावा कोई उत्तर और नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये एक एकल समुच्चय है। तीसरे में अगर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा जाता है तो ये भी एकल समुच्चय है, और अगर इसके अंदर 5 लिखा जाता है तो भी एकल समुच्चय है। रिक्त समुच्चय कौन सा होता है? अगर केवल ब्रैकेट बना दिया जाए या फिर केवल 5 बना दिया जाए, लेकिन दोनों को मिक्स करके ऐसा बनाया जाए तो ये एकल समुच्चय कहलाएगा, एकल समुच्चय होगा। अब इसमें कुछ उदाहरण भी हैं रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय को समझने के। आप इन उदाहरणों को कीजिए, हम चलते हैं आगे। जो अगला समुच्चय मिल जाता है जानने के लिए वो है परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट समुच्चय। अब यहाँ पे समुच्चयों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। देखिए ये अपरिमित का उल्टा होता है, बस इसीलिए इसको दिया गया है। मतलब कि परिमित समुच्चय में समुच्चयों की संख्या मतलब सीमित होगी, हम गिन सकते हैं उनको और डॉट डॉट नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अपरिमित में हमको डॉट डॉट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इनकी संख्या अनंत होती है, यानी कि रुकबे नहीं करती हैं। जैसा प्राकृतिक संख्या का समुच्चय अब खत्म होगा, ये कभी नहीं खत्म होगा, तो ये अपरिमित हो गया, इसका उल्टा परिमित होता है। बस इतने से फ़र्क है इन दोनों में और कुछ है नहीं। समुच्चय की गणना, भैया ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि किसी परिमित समुच्चय में, यानी कि लिमिट ये वाला, इस समुच्चय में अवयव की संख्या को समुच्चय ए की गणना संख्या कहते हैं, यानी कि उसमें कितने अवयव हैं। जैसे कोई सेट ए है, उसमें 2 3 6 8 है, तब एन ए बराबर 4 होगा, यानी कि समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी है? 4 है। बस इतना सही समुच्चय की गणना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो उदाहरण है, परिमित अपरिमित आप खोज लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं समान समुच्चय की। इसमें होता है कि दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाएंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। समझ में आ रही बात? अर्थात ए और बी बराबर समान समुच्चय। देखिए समान समुच्चय ऐसे बराबर करके रिप्रेजेंट किया जाता है, तब कहलाते हैं यदि उल्टा ए। उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब हमेशा, मतलब हर एक अवयव के लिए, यानी कि हर एक अवयव जो मतलब हर फॉर ऑल मतलब हमेशा, मतलब सभी के लिए, यानी यक्स जो ए का जितना भी अवयव है जो ए में है वो यक्स अवयव बी में भी है, तथा फॉर ऑल माने हमें सभी, अब सभी के लिए यक्स जो एलिमेंट बी में है वही वाला एक्स एलिमेंट ए में भी है। ए उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए, हमेशा, ठीक है, हर एक अवयव के लिए बात हो रही है। एक्स जो ए में है वो बी में भी है और एक्स जो बी में है वो ए में भी है, यानी कि सभी के अवयव जो है समान है। जैसे कि देख सकते हैं कि 1 2 3 5 है, 1 2 3 5 उल्टा क्रम में लिखा गया लेकिन है, तो ये क्या कहलाता है? समान समुच्चय होगा। और अगला जो समुच्चय मिल जाता है वो है समतुल्य समुच्चय। दो परिमित समुच्चय यानी कि जिनकी संख्या समान बराबर है। ए और बी परस्पर समतुल्य होंगे यदि ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या बराबर हो जाए, यानी कि वो लोग क्या, उनकी संख्या बराबर हो जाए। जैसे नंबर ऑफ, यहाँ पे इसको कहते हैं, इनकी गणना थी ना, ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या अगर बराबर हो जाए तो वो समतुल्य कहलाते हैं। और यहाँ पे ये समरूपता का जो चिन्ह था उसके ज़रिए इसको प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे ए में 1 2 3 है और बी में भी ए बी सी है, तो इसमें भी 3 है, तो ये दोनों समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। तो समुच्चयों का प्रकार समाप्त होता है। बाकी जो उदाहरण बचे हुए हैं वो आपको खुद देखने हैं। और अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.1 की। इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं इनको क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की। प्रश्नावली के पहले प्रश्न पे चलते हैं। आपसे पूछा गया है इसमें निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है और कौन नहीं है। 2 प्रश्न हैं टोटल। पहला वाला देखते हैं कि इसमें ये है कि नहीं है। किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का संग्रह ये समुच्चय होगा। ठीक है, ये सुपरिभाषित है, तो ये समुच्चय, ये जो है समुच्चय है। ठीक है जी, ओके। भाई बात ये है कि किसी भी समतल में स्थित रेखाओं का जो समुच्चय होगा, चाहे वो अनलिमिटेड ही हो, लेकिन समुच्चय है।
तो वो एक क्या है, समुच्चय है। और किसी कक्षा 10 में सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड आ गया है, स्पेशल वर्ड आ गया सुंदर। अब इसका मतलब बात वही होगी, किसी के लिए कोई सुंदर होता है, किसी के लिए नहीं होता है। अब जब सुंदर शब्द कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। बस आपको इतना सा पहचानना है। ओके, तो हो गई बात खत्म, पहला प्रश्न समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरे प्रश्न में इतना कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, ये मतलब सत्य है और असत्य है, ये हमको खोजना है। तो यहाँ पे एलिमेंट की बात की जा रही है, मतलब कोई अवयव है कि नहीं है। दूसरे के पहले की बात करते हैं, तो 3 इसका अवयव है कि नहीं है। इसमें 3 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो ये तो सत्य है। दूसरा प्रश्न आते हैं, इसका देखते हैं, ये वाला टी एलिमेंट है इसका, इसमें है टी, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो इसका गलत उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, आई इसका अवयव नहीं है। अरे भाई, ये आई कह रहे हैं कि आई इसका अवयव नहीं है, जबकि आई इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये बात सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं भैया, ये गलत कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आई इसमें नहीं है, जबकि आई इसमें है। ठीक है, चौथा वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू एलिमेंट ऑफ भारत के सभी राष्ट्रपतियों का समुच्चय। क्या ये सही है? कुछ लोग कह देंगे कि हाँ सर सही है, बट गलत है भैया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ना कि राष्ट्रपति थे, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। पांचवे की बात कर लेते हैं, 6 एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या। क्या यहाँ पे विषम संख्याओं का समुच्चय दिया गया है और 6 को कहा गया है कि वो उसका एलिमेंट है? तो 6 तो विषम संख्या है नहीं, वो तो सम है, तो वो इसका अवयव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, मतलब अवयव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो छठा वाला प्रश्न है वो है कि x एलिमेंट नहीं है किसका? x एक सम संख्या का। अब कह रहे हैं कि ये इसके सम संख्या का अवयव नहीं है। भैया ये सम संख्या ही है, उसका एलिमेंट है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं है, तो नहीं कि कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं। इसका मतलब पहला वाला सही होकर के बाकी सब तो गलत हो गए। अब यह प्रश्न तो हो गया समाप्त। तीसरे वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरे का पहले कह रहे हैं कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं का समुच्चय बनाइए जिनके अंत में 5 हो। अब समुच्चय बनाना है जिनके अंत में क्या हो? 5 हो। अंत में 5 हो, तो ये 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, और 35 नहीं जाना क्योंकि 30 तक ही रहना है, तो ये तो समुच्चय बन गया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसके अंत में 7 हो। अब किसके अंत में 7 होगा? 7 हो जाएगा, 17 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, बस इनके अंत में 7 होगा। अब जिसके अंत में 0 हो, अब किसके अंत में 0 है भैया? 1 से लेकर के 30 तक का बनाना है, तो 10 में है, 20 में भी है और 30 में भी आखिर में 0 है। और जिसमें अभाज्य संख्याएं हों, ठीक है, एक समुच्चय बनाना है जिसमें अभाज्य संख्याएं सब रखी गई हों। अब अभाज्य संख्याओं का एक समुच्चय बना लेना है हमें। तो अगर अभाज्य संख्याओं के समुच्चय की बात की जाए तो उसमें आ जाएगा अपना 1 नभाज्य है, अभाज्य कुछ नहीं है, उसको नहीं लेना है। 2, 3, 5, 7 और 8, 9, 10 नहीं 11, फिर 13, फिर आ जाएगा 17, फिर 19 आ जाएगा, 19 के बाद आ जाएगा 23, फिर 24, 25, 26, 27 तो कट जाता है, 29 आ जाएगा, और ये खत्म। सेट आपका बन करके तैयार हो चुका है। अब अगले प्रश्न में हम चल सकते हैं, जहाँ पे चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न में क्या कहा गया है ना कि इलाहाबाद शब्द में आए हुए स्वरों का, यहाँ पे देखेंगे चौथा प्रश्न है, उसका जो पहला हिस्सा हल करना है, इसके स्वरों का एक समुच्चय लिखना है और फिर व्यंजनों का समुच्चय लिखना है। तो इसमें कौन से स्वर आए हुए हैं वो देखना है।
तो ये समुच्चय बनना शुरू हुआ ए, और फिर से ए आया। जो शब्द दोबारा है, अक्षर दोबारा है, उनका प्रयोग नहीं करना होता है। ए और ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू। इनमें से ए ई आई ओ यू मतलब ए को छोड़ करके कोई और स्वर आया ही नहीं है, तो ये कॉमन ही लगाना था, बस इतना से लगा के छोड़ देना था। दूसरा पे आ जाते हैं, हमको इसके व्यंजनों का समुच्चय बनाना है। तो व्यंजन का समुच्चय बनाने के लिए ए तो लिखना नहीं है, एल होता है, एक है व्यंजन, फिर उसके बाद एच आ जाता है, फिर बी है, फिर डी भी तो है। और याद रखेंगे कोई भी शब्द अक्षर दोबारा आ रहा है तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, हमको समुच्चय बनाना है। तो समुच्चय का ये विशेष गुण होता है। और अब 5वें सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे हमसे मिल जाता है कि समुच्चय यहाँ पे जो लंबा सा लिखा गया है को संक्षिप्त रूप में लिखिए, मतलब जो शब्द अक्षर दोहराए गए हैं उनको केवल एक बार लिखिए, यही इसका संक्षिप्त रूप होता है या फिर सही रूप भी होता है। तो ए ई आई ए ई ओ यू ए यू ओ, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए ई आई ओ और यू के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये इसका उत्तर हो गया। बस इसमें इतना ही करना है। उसके बाद हम छठे प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव को लिखिए, यानी कि जो रिक्त स्थान है उसको पूरी करना है। पहला प्रश्न है, इसमें राम लक्ष्मण भरत, भरत के बाद आता है शत्रुघ्न, तो यहाँ पे आपको शत्रुघ्न लिखना है, शत्रुघ्न। ये भाई भगवान राम और उनके 4 मतलब 3 और भाई, ये चारों भाइयों का नाम है, तो इसमें तो यही भरा जाएगा। ठीक है, आप उत्तर के रूप में ये लिख देंगे। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। इस पे आपका 1/2 हो रहा है, 2/3 हो रहा है, 3/4, 4/5, फिर 5/6 होना चाहिए ना, तो ये 5/6। 1/2, 2 ऊपर गया 2/3, 3 ऊपर गया 3/4, 4 ऊपर गया 4/5, 5 ऊपर गया 5/6, तो ऐसे भर दिया। उसके बाद तीसरे वाले पे आ जाते हैं। ए ई आई ओ यहाँ पे होना चाहिए, तो ओ भर दिया, यू है फिर, ठीक है। चौथा वाला प्रश्न जो है, इसमें कहा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वीवी गिरी और श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद और श्री नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद स्टार लगाया गया है। तो ये जो है हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, फिर राधाकृष्णन जी आए थे, ये दूसरे थे, तो ये लाइन लगी हुई। तो श्री नीलम संजीव रेड्डी जी के बाद जो राष्ट्रपति थे उनके बारे में बताना है, तो वो थे श्री ज्ञानी जैल सिंह, तो आपको यहाँ पे लिखना है श्री ज्ञानी जैल सिंह, बस इतनी सिंपल सी बात है। ओके जी, तो ये हो गया। अब 7वें वाले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में मतलब ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया, हमको इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो 7वें का पहला देखते हैं, कह रहे हैं ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग है जो 50 से कम है, 50 से कम है। तो ए बराबर क्या हमारा हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। एक पूर्ण वर्ग है, 2 नहीं है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 पचम 25, 6 छंग 36, 7 सते 49। अब 50 से ज़्यादा नहीं जाना है, तो बस इतने पे रुक जाइए और स्टॉप लगा दीजिए, बस हो गया बात। तो ये सभी संख्या जो है पूर्ण वर्ग हैं, तो लिख दिया हमने। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं इसके कि b बराबर है यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का, अब यहाँ पे सवाल ही पूरा नहीं है यार खैर यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, सवाल में ये पूरा नहीं है, तो आपको इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम इसके उत्तर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका सवाल क्या था। तो ये दूसरा प्रश्न था, यहाँ पे 13, 22, 31 और 40 दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रश्न में था कि यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की एक ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 4 है। अंकों का योगफल, अंकों का योगफल
फल 4 है, ऐसी एक सवाल थी। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद हो गया था। तो इसमें आपको b बराबर लिखना चाहिए कि भैया जो 13 होता है वो 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योगफल 4 है। फिर 22 होता है जिसके अंकों का योगफल 4 है। फिर 31 होता है और फिर 40 होता है जिसके अंकों का योगफल 4 है। तो ये सभी 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो ऐसा ये प्रश्न था, बट ठीक है, जो भी जैसा है इसने जो भी किया। तीसरे वाले प्रश्न में आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। ये इसको हल करने के बाद जो कुछ भी मिलेगा वो हमको डी बराबर लिखना होगा। तो ये वाला उठा लीजिए, यानी यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बराबर 0 रख लीजिए। अब इसमें ज़्यादा हल नहीं करना है, बस आपको यक्स कॉमन ले लेना है। तो यक्स माइनस 1 मिल जाएगा, ऐसे 0। इस यक्स बराबर 0 मिल जाएगा, ठीक है, एक उत्तर ये मिल जाएगा। और यक्स माइनस 1 बराबर आप 0 करेंगे तो यक्स बराबर प्लस 1 मिल जाएगा। और आपका ये जो समुच्चय डी बराबर है, आपको डी बराबर लिखना है ब्रैकेट में 0,1। तो इसका हल ही तो रखना था, तो ये आपका उत्तर होगा। ओके, तो अब अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। अगला वाला जो प्रश्न है वो 7वें का चौथा वाला पार्ट है। उसमें कहा जा रहा है कि e बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का गुणक है, 6 का पहाड़ा है और यक्स स्क्वायर का मान 400 से कम है। मतलब 6 का पहाड़ा भी होना चाहिए लेकिन उसका वर्ग करने पर वो 400 से कम ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम करते हुए चले जा सकते हैं। पहले तो यहाँ पे क्या रखना है, हमको गिनतियाँ रखनी है जिनका वर्ग जो है 400 से कम हो और 6 का गुणक हो। तो पहले 6 का वर्ग 36 होता है, वो तो यहीं पे रहेगा। फिर 6 दूनी 12 रखते हैं, 12 बराबर में 144 होता है, 12 रख लिया। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 में कितना होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 20 का वर्ग 400 होता है तो 18 का वर्ग तो इससे कम ही रहेगा। ठीक है जी, 20 का वर्ग जो होता है वो 400 होता है तो 18 का वर्ग 400 से कम ही रहेगा। अब 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24 जो 24 हो जाएंगे तो 24 जो 400 से ज़्यादा, 24 का वर्ग 400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो बस इतने पे ही रुक जाइए और बस अब इतना, इससे ज़्यादा नहीं जाइएगा। बाकी आप गुणा करके देख सकते हैं कि किसका वर्ग कितना हो रहा है, तो वो आपको अच्छे से एक बहुत अच्छा मिल जाएगा तरीका आपको समझने का। अब आ जाते हैं 8वें सवाल पे। तो 8वें सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय परिमित है तथा कौन से अपरिमित है बताना है। परिमित है या अपरिमित है वही हमको बताना है। 2 को लिखा गया है अनंत बार, लेकिन इसके बराबर क्या होता है, आपने अभी देखा कि चाहे जितनी बार कोई अक्षर रिपीट किया गया हो लेकिन उसे एक बार ही लिखा जाता है। तो ये अनंत बार तक लिखा भी जाए फिर भी, लेकिन इसको एक बार ही गिना जाएगा और ऐसे में ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। यानी पहला वाला हिस्सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिमित समुच्चय। दूसरे की बात कर लेते हैं तो -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, ये लगातार बढ़ रहा है तो ये अनंत तक जा रहा है तो ये अपरिमित ही होगा, अपरिमित। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाता है समाप्त। अब आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं जो कि है अपना 9 नंबर। तो 9 नंबर को करना शुरू करते हैं। यहाँ से लिखेंगे निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय एकल है, यह हमको समझना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला वाला यक्स सच दैट यक्स 3x बराबर 4 है, तो ये एकल होगा कि नहीं, ये बिल्कुल एकल है। पहला अलग देखा जाए तो आप इससे देखा यहाँ से हल कर रहे हैं, पहले आपको तो उसको उतार लेना है, इससे पूरा लिख लेना है, फिर इसको हल करना है। अच्छा, एक को हम लिख करके दिखा देते हैं कि आपको कैसे करना है, बाकियों में हम केवल उत्तर लिखते चलेंगे। तो ये हमने सवाल उतार लिए, पहले सवाल नंबर डाल के फिर इसको उतार लिया, फिर इसको हल करना है कि 3x बराबर 4 लिखा है, x बराबर हमको 4/3 मिल गया। अब ये एक संख्या प्राप्त हुई है तो ये एकल है कि नहीं, तो यहाँ पे जो इसका समुच्चय बनेगा वो 4/3 करके ऐसा समुच्चय बनेगा और ये एकल समुच्चय होगा। ठीक है जी, तो ये एकल है। बाकी जिनमें हल करना होगा वो हल करेंगे, जिनका नहीं हल कर पाएंगे तो नहीं हल कर पाएंगे, मतलब बिना हल के ही उत्तर दे देंगे। यक्स दैट यक्स इजकल टू यक्स स्क्वायर, यानी यक्स जो है अपने वर्ग के बराबर है,
कोई भी संख्या जो है वो अपने वर्ग के बराबर है। तो ऐसे केवल एक संख्या है, ठीक है। तो भैया देखो इसमें यहाँ कहा गया है कि x सच दैट, एक समुच्चय में x सच दैट x इक्वल टू x स्क्वायर, यानी एक ऐसी संख्या का समुच्चय है जिसमें जो संख्या है वो अपने वर्ग के बराबर है। ये यहीं से देख करके पता चलता है कि संख्या है अपने वर्ग के बराबर है। तो ऐसी केवल एक संख्या है, कौन है वो? एक है। तो ये कैसा समुच्चय है? ये एकल है। तीसरे की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे की बात कर लेते हैं, x सच दैट x लेस देन x, यानी कि कोई ऐसा संख्या है जो अपने से स्वयं से छोटी है। तो ऐसी कोई संख्या होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये एकल नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई संख्या ही नहीं होती, ये शून्य समुच्चय है, तो ये एकल समुच्चय हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ये एकल नहीं है, ऐसा लिख लेते हैं। हालांकि आपको इसको लिखना ऐसे चाहिए, x सच दैट x लेस देन x, और इसके बराबर क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, यानी कि कोई इसमें अवयव ही नहीं है। तो ये एक शून्य समुच्चय है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एकल नहीं लिखेंगे, ठीक है जी, एकल नहीं है। चौथे की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। अब सम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो केवल है 2, ठीक है, केवल 2 जो है वो सम अभाज्य है। तो आपको सवाल उतार लेना है, फिर ये लिख देना है बराबर करके, और लिख देना है कि ये एकल है, ठीक। और आपको इन सब गुणों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। इसमें कुछ हल नहीं करना है, बस आपको समझना है। पांचवा जो है उसमें कह रहे हैं कि x सच दैट x जो है वो 9 से छोटा है, जो x की वैल्यू है 9 से छोटा है, और x की जो वैल्यू है 7 से बड़ी है, धन पूर्णांक संख्या। 7 से बड़ा 9 से छोटा केवल एक संख्या होती है, वो होती है 8। तो इसमें केवल एक अवयव मिल रहा है, इसलिए ये एकल है और कोई नहीं है मिले यहाँ। तो यहाँ पे कौन सा एकल है, कौन सा एकल नहीं है, आपने देख लिया। अब 10वें पे आ जाते हैं। 10वें में निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताइए कौन सा रिक्त समुच्चय है। पहला वाला देखते हैं, x सच दैट x इक्वल x प्लस 5 इक्वल टू 5। 5 उधर जाके घट जाएगा, और ये देखो सवाल को आपको उतार तो लेना है जैसे हमने ऊपर बताया। अब यहाँ पे हल करोगे तो कैसा होगा, x प्लस 5 बराबर 5 हो रहा है, x बराबर हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, 5 में 5 तो 0 मिल जाएगा, और इस समुच्चय के अंदर हमको क्या मिल रहा है? 0। अभी क्या है, ये शून्य समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। कारण क्या है, इसमें 0 आ रहा है। ओके, दूसरा वाले बात कर लेते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरे की बात कर लेते हैं कि x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला में a से पहले का अक्षर, a से कोई पहले आता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये शून्य समुच्चय है। 5 मिल रहा है इसमें, तो यहाँ पे शून्य समुच्चय है ये। ओके, अब अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 जो कोष्टक में ऐसे बंद करके दिया गया है, तो क्या शून्य समुच्चय है? तो ये भी शून्य समुच्चय नहीं होगा। या तो आप केवल 5 लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं 5 के अंदर, 5 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो ये शून्य समुच्चय नहीं होगा। चौथे की बात कर लेते हैं। तो चौथे में हमसे कहा गया है कि x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4, x एक विषम संख्या है, यानी कि इसमें x स्क्वायर, x इस प्रकार, मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, कुल मिला के इसमें एक समीकरण दिया गया है कि x स्क्वायर बराबर 4 लिखा गया। तो x स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके √4 बन जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे में x एक विषम संख्या, तो विषम संख्या इसमें मतलब कोई अवयव x के वैल्यू जो है कोई विषम मिल नहीं रहा है, तो ये भी एक क्या है, शून्य समुच्चय। ऐसा 5 मिल रहा है, तो ये भी एक शून्य समुच्चय है, इसमें कोई अवयव ही प्राप्त नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ से जो हमको x की वैल्यूज मिली हैं उसमें कोई विषम संख्या है, तो कोई भी विषम संख्या नहीं है। अगर कोई विषम संख्या होता तो वो हम इसमें रखते हैं अपने समुच्चय में, पर नहीं है तो नहीं रख पाएंगे। अब यहाँ पे आपने देख लिया 10वें सवाल तक। अब बात कर लेते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चयों के बारे में। अब यहाँ पे पहला सवाल है 11वें का, 3 के गुणजों का समुच्चय। 3 के जो भी गुणज होंगे वो परिमित होंगे कि अपरिमित होंगे। अब आपको गुणज के बारे में पता होना चाहिए। गुणज मतलब पहाड़ा, 3 का पहाड़ा का भी खत्म होगा। कह देंगे हाँ सर 3 धाम 32, उसके बाद क्या गुणज आता ही नहीं है। 3 से 11 में गुणा करेंगे 33 आ जाएगा, 12 में करेंगे तो
36 आ जाएगा, तो मतलब गिनतियाँ बढ़ती जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी। तो ये क्या है, पहला वाला एक अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। हालांकि इसको हल करने के लिए आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए होगा कि 3 6 3 3 6 3 3 9 3 4 12 डॉट 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 लिखना चाहिए, तो आप अपरिमित कह पाते हैं, ज़्यादा बेहतर था। तो भारत के राज्यों का समुच्चय कैसा है, परिमित है क्या परिमित है, तो ये परिमित है। क्या है ये, परिमित है, क्योंकि ये निश्चित है। कितने राज्य हैं हमेशा निश्चित रहता है, अपरिमित नहीं होता है। तो अब 12वें सवाल पे आ जाते हैं। 12वें सवाल में कहा गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। मैंने समुच्चय निर्माण विधि से हमें इसे लिखना है। तो क्या ही करेंगे, 12 नंबर है, पहला सवाल है। ए बराबर दिया गया है 1 3 5 7 और 9 दिया गया है। तो ये विषम संख्याएं दी गई हैं और सभी धनात्मक हैं, तो प्राकृतिक कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और विषम प्राकृतिक संख्या कहेंगे और ये सभी 10 से छोटी हैं। तो 2 गुण इसमें काम कर रहे हैं, तो आपको इसे करना चाहिए कि यह ए बराबर लिखना चाहिए, ब्रैकेट शुरू करना चाहिए, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या ऐसे लिख देंगे, संख्या है, और x इज लेस देन 10, 10 से छोटा ऐसा लिख देंगे, तो ये काम हो जाएगा। मतलब इतना सा काम करना था। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं। हो गया भाई उसका काम। ये b बराबर दिया गया है 6 दूनी 12 6 18 6 चौक 24, ये 6 के पहाड़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो हम b बराबर लिखेंगे x सच दैट x 6 का x सच दैट 6 का गुणज है का गुणज है, और जहाँ x की जो वैल्यू है वो किससे कम है, यहाँ पे देखेंगे x 6 का गुणज है, जो यहाँ पे 25 से कम लिख देते हैं ऐसे ही, ठीक है, 25 से कम। या फिर इसको ऐसे आपके बुक में जिसको सॉल्व करके दिया गया है वो ऐसे लिखा गया है x सच दैट x इजकल टू 6n, और जहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है, n की जो वैल्यू है वो बड़ी है और बराबर है 1 से, और यहाँ पे 4 से, 4 संग 24 4, और छोटी और बराबर है 4 से। तो ऐसा लिख दिया जा सकता है। मतलब इसी प्रश्न को इस 2 रूप में लिखा जा सकता है। हमको यहाँ पे गुणों तक अच्छे से पहुँचना है तो आप किसी भी लिख लें, बाकी ये वाला ज़्यादा परफेक्ट है, वो तो वैसे से काम चला हुआ है। बाकी आपको जब समझ में ना आए तो ऐसे कर लिया करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तीसरे वाले पे चलते हैं, जहाँ पे हमको क्या दिया गया है, ये c बराबर 1 4 9 16 और 25, सॉरी c बराबर दिया गया है 1 4 9 16 और 25 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सभी की सभी संख्याएं जो हैं एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, और जो यहाँ पे इनकी वैल्यू है वो 25 से कम है। तो अभी हमने एक हल किया था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी लिखना चाहेंगे इसको। यहाँ पे वर्ग के रूप में लिखा था ना, एक जगह तो था, यहाँ पे मिल जाता है कि x एक पूर्ण वर्ग है और लेस देन x की वैल्यू 50 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, सभी पूर्ण वर्ग है और x की जो वैल्यू है वो कितना है, आप यहाँ पे 26 से कम या फिर 30 से कम ले लेते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा बेहतर रहेगा। तो आइए देखते हैं, ये इसका नाम है c, तो c बराबर हो जाएगा x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग है, और जो x की जो वैल्यू है वो 30 से कम है, ऐसा लिख देंगे तो समुच्चय निर्माण विधि से इसका नाम, मतलब अच्छे से हमने इसको लिख लिया है। ओके, तो ये पर्याप्त है इतना। अब अगला जो प्रश्न है वो 13वां प्रश्न है, वो देखते हैं। ठीक है जी, कह रहे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो निम्न समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ भी विशेष बड़ा करना नहीं है। 13 नंबर सवाल ही है, पहले सवाल दिखाई दे रही है आपको।
अब एक्स दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 दे रखा है, तो हम इस समीकरण को उठा लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख लेंगे बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे x की, बस इतना से करेंगे हम। 3 दूनी अच्छा 3 2 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 बचेगा, और x माइनस 3 यहाँ से निकल गया, और x माइनस 2 यहाँ से निकल गया, और x माइनस 3 बराबर 0 किया तो x बराबर प्लस 3 हो गया, और x माइनस 2 बराबर 0 किया तो x बराबर प्लस 2 हो गया। और हमको जो समुच्चय बनाना था वहाँ पे हम 2,3 लिख देंगे, बस हो गया, और इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे करना था। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला हिस्सा है वो अगर हम करें तो हमें क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे लिखा है, देखिए 13 का दूसरा वाला प्रश्न है, एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 दिया गया है। तो हम यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे, एक्स क्यूब बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और माइनस 1 लिखेंगे, नहीं माइनस 1 से प्लस 1 हो जाएगा। सो एक्स बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 1, 1 का घनमूल कितना होगा, वो होगा कितना, केवल 1 होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, केवल 1 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आप इसमें प्लस माइनस 1 नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस 1 का घन प्लस 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे केवल 1 ही प्राप्त होगा। ओके, 14वां नंबर पर प्रश्न पहुँच चुके हैं। इस प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित समुच्चय में समान समुच्चय है। कौन सा समान समुच्चय है, जिसके सभी अवयव बराबर होने चाहिए। 2 3 दिखाई दे रहा है, इसमें 2 3 2 मतलब 2 3 के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक तीसरा भी समुच्चय दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी ऊपर हल किया था, इसमें भी 2 3 ही मिला था, तो 2 3 2 3 2 3 सभी भी मिल रहा है। तो ऐसे में जो पहला वाला है वो एक समान समुच्चय है, ठीक है। और दूसरे वाले में आ जाते हैं। दूसरे वाले में हमको क्या दिखाई दे रहा है, 2 6 7 2 6 7, ये भी एक समान समुच्चय है। तीसरे वाले में आ जाते हैं, इसमें ए बी सी ए और ए बी सी ए बी ए सी बी सी, मतलब ये भी एक समान समुच्चय है क्योंकि सभी अवयव रिपीट कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, लेकिन हैं तो वही, ठीक है। चौथे वाले पे आ जाते हैं, और यहाँ पे एक्स दैट एक्स संख्या 1 1 3 5 5 3 का अंक, यहाँ पे जितने भी अंक दिए गए हैं वही है। और बी वाला जो समुच्चय दिया गया है उसमें एक्स दैट 3 5 1 का अंक दिया गया है। तो 1 3 5 5 3 और 5 3 1 दोनों के अंकों को जो समुच्चय बनाएंगे वो 1 3 5 ही रहेगा। तो ऐसे में ये भी जो है एक समान समुच्चय है, ठीक है। बिल्कुल ये समान समुच्चय, सभी हाँ 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 में उत्तर आए हैं। और 15वां जो कहा गया है कि क्या एक्स सच दैट एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 एक्स रिलेटेड टू n इक्वल टू 5 सत्य है। यानी कि यहाँ से पहले जो एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 से जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो पहले लिखते हैं। तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा -1, सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -1। तो भाई ये बात ये होती है कि -1 के घन करने पर भी -1 मिलता है, इसलिए -1 का क्यूब रूट -1 होगा। और कह रहे हैं x जो है नेचुरल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या इसमें कुछ मिलेगा, तो भाई इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो कह रहे हैं कि सत्य है, तो हाँ ये सत्य है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, x और x बराबर -1 मिला, तो x यहाँ पे एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर का, अतः ये जो दिया गया है पूरा सत्य है। क्या है, सत्य है। आपको बस ऐसे लिख करके सत्य है लिख देना है। अब अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं, 16 नंबर सवाल। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य समुच्चय हैं। तो ए बी सी करके टोटल 3 लोग दिए गए, इसमें कौन से समतुल्य हैं। समतुल्य मतलब क्या होता है, जिनके अवयव की संख्या होती है बराबर होती है।
ए में कितने हैं, हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए ले लेते हैं, 1 2 3 5 है, तो इसमें 4 लोग हो गए टोटल। नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी की बात कर लेते हैं, 5 और 10 है, मतलब 2 लोग हैं। और यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो इसमें कितने लोग मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है इसको हल करने के बाद शायद 2 लोग से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण है, इसके 2 ही मूल हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सी इक्वल टू कर देंगे 2। तो ये दोनों क्या हैं, समतुल्य समुच्चय हैं, यानी कि जो बी है वो समतुल्य है सी के। बाकी भी इसको हल करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 बराबर 0, गुणा करने पर 4, जोड़ने पर 5 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4 बराबर 0 हो रहा है। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 4 निकलेगा, -1 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 4 निकलेगा। तो एक्स माइनस 4 इधर से निकल गया और एक्स माइनस 1 यहाँ पे रह गया, तो एक्स बराबर हमको +4 मिल गया, एक्स बराबर +1 मिल गया। तो 2 उत्तर मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट सी यानी सी समुच्चय के जो अवयव हैं वो 2 हैं, तो ऐसे में दोनों ये समतुल्य हो गए। अब आखिरी जो प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्या समुच्चय समान है, तो पहला वाला समुच्चय दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला समुच्चय दिखाई दे रहा है। दोनों समुच्चयों को हल करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी, अन्यथा तो बात नहीं बनने वाली है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो पहला वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, मतलब ए दिखाई दे रहा है, उसको निकालते हैं, देखते हैं क्या है। तो x इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x एक रियल नंबर है। ठीक है, तो पहले तो इससे हल कर लेते हैं। इसका जो सेट बनाना है वो हम लिखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसको हल करेंगे। x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 और x बराबर हो जाएगा √8। तो x यहाँ पे प्लस माइनस मिल चुका है। ठीक है, x बराबर प्लस माइनस यहाँ पे √8 का 2√2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मिल गया, यानी कि 2√2 प्लस में माइनस में 2√2, ये सेट बन चुका है। अब यहाँ वाला हल करते हैं, तो बी वाला जब हल करना है तो उसके सेट में क्या आएगा वो लिखने के लिए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 बराबर 0 हो रहा है, और जो अच्छा ये रियल नंबर थे, ये रियल नंबर है, तो हाँ ये सही है। और x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए इस वाले सेट में, ऊपर वाले में नहीं, ऊपर वाले में तो ये दोनों रियल हैं, ठीक है, वास्तविक हैं। अब इधर वाले हल करना है, तो गुणा करने पर 18 है, जोड़ने पर 7 आ जाए या फिर घटाने पर 7 मिल जाए, तो 9 दूनी 18 सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 है, वो लिया जाएगा बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 9 हो गया है, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, x प्लस 9 यहाँ पे भी हो जाएगा। x प्लस 9 निकल आया है और x माइनस 2 यहाँ पे बच गया है। सो x प्लस 9 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -9 मिल जाएगा, और x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 2 मिल जाएगा। अब x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी लेनी है, इसका मतलब इस सेट में जो माइनस वाला 9 है वो नहीं आएगा, केवल 2 प्रयोग किया जाएगा। अब क्या ये दोनों समान है? समान है तो ऐसा तो नहीं है, तो ये समान नहीं है। ठीक है, आपको लिख देना समान नहीं है। तो इसी के साथ ये पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है।